नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सियाटल चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं सतीश धवन स्पेस सेंटर सारा श्री हरिकोटा के यहाँ के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर मैं बात करूंगा, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाता हूं और क्लियर क्वेश्चन आंसर आपको लोगों को डिक्लेयर करवाता हूँ। चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहले नंबर के क्वेश्चन पे क्या कह रहा है यहाँ पर। पहला नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये कह रहा है कि लॉक वाशर का क्या लाभ होता है। जो आपका लॉक वाशर होता है, तो लॉक वाशर किससे है आपका, तो फास्टनर से ले लेंगे। तो फास्टनर से उचित यहाँ पर क्या होता है, कंपन होने वाले, यहाँ पर क्लियर आंसर क्या देंगे, कंपन होने पर बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकने के लिए। जो भी कंपन होता है, जहाँ पे वाइब्रेशन होता है, वहाँ पर लॉक वाशर का यूज़ करते हैं। तो जब वाइब्रेशन होता है तो धीरे धीरे क्या करती हैं कि थ्रेडेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो भी आपके इंटरनल थ्रेड कटे होते हैं, तो वो नटें क्या करती हैं, ऊपर से मूवमेंट करते हुए बाहर की तरफ निकलने लगती हैं। तो यहाँ पर हम क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। कंपन होने पर बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकने के लिए लॉक वाशर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग द जॉब इन पोजिशन एंड फॉर गाइडिंग द टूल। यहाँ पर गाइड की बात कर रहा है, तो एक ऐसा होता है कि जिग जो हमारे पास होता है, जो यहाँ पर जिग की बात करेंगे तो जिग टूल्स एंड जॉब दोनों को क्या लोकेट और क्या करता है, आपको गाइड करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर फिक्सर की बात करेंगे तो केवल लोकेटर का काम करता है। लेकिन जिग क्या करता है कि टूल को गाइड भी करता है और लोकेट भी करता है, दोनों काम करता है। मतलब पकड़ने का भी काम करता है और उसको सेंटर में सही जगह पर उसको जैसे ड्रिलिंग करना है या कोई ऑपरेशंस करना है, वहाँ पे ये काम ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही मारेंगे। अगला हम बात कर लेते हैं, सतह खुरदरेपन की मान की इकाई है। सतह के खुरदरेपन के मान की इकाई है। यहाँ पर सतह खुरदरेपन की बात कर रहा है, तो सतह खुरदरेपन की अगर बात करेंगे तो एम मिलीमीटर आपका हो जाएगा, सीएम का सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर माइक्रोन की बात कर रहा है, तो ये माइक्रोन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी हम खुरदरेपन सतह की अगर जाँच करते हैं तो माइक्रोन की इकाई में हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट्स भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, OSHA कानून कब लागू हुआ। तो जो OSHA कानून हुआ तो 1970 में आपका लागू हुआ था OSHA कानून जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बात करूंगा यहाँ पर कि इन मैट्रिक माइक्रोमीटर की बात कर रहा है यहाँ पर। जनरली द पिच ऑफ द स्पेंडल थ्रेड इज, कह रहा है कि जो माइक्रोमीटर का पिच होता है जनरली आपका वो कितने एमएम का है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा ऑप्शन नंबर डी का, तो 0.5 का होता है। जैसे वहाँ पर अगर ब्रिटिश की बात करेंगे तो 1/40 चूड़ियों के प्रति इंच के हिसाब से लिया जाता है। तो वही कह रहा है कि जो स्पेंडल आपका होता है, तो वह स्पेंडल जो आपका है, स्पेंडल थ्रेडेड जो आपका है माइक्रोमीटर का, तो ये कितने स्पेंडल थ्रेडेड आपका जनरली कितने बाई मत माइक्रोमीटर का जो स्पेंडल है तो कितने का यहाँ पर पूछ रहा है। तो वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.5 का होता है। कितना, 0.5 आधा एमएम का होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एक चीज़, जैसे कि आपका एक जगह पे थिम्बल होता है और एक जगह पे बेसिक लाइन होती है, तो ऊपर स्लीव होता है और नीचे क्या होता है, ऊपर बैरल होता है, नीचे क्या होता है, स्लीव होता है, और यहाँ पे थिम्बल होता है। तो यहीं पर यहीं की बात कर रहा है, ऊपर का 1 मिलीमीटर इजकल टू नीचे का स्लीव डिवीजन 0.5 मिलीमीटर। तो जो हमारा क्या बोलते हैं कि थिम्बल डिवीजन जो होता है पूरा, वो देखेंगे तो 0.5 का एमएम का ही होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 7वें नंबर कह रहा है कि यहाँ पर स्प्लेल्टर एक ब्रेजन मिश्र धातु है जिसमें सामान्य शामिल होता है स्प्लेल्टर जो होता है आपका, जैसे कि आपका शोल्डर जो होता है तो लेड टीन होता है। लेकिन स्प्लेल्टर की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा और जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तांबा 50% हो जाएगा और जिंक आपका 50%। तांबा का हो जाएगा Cu और जिंक का हो जाएगा Zn। आपका क्या हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा Zn। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री स्टार्टर्ड वाली चूड़ी थ्रेड की अग्रता 7.5 मिलीमीटर है, तो चूड़ी की अंतराल है, मतलब कह रहा है कि चूड़ी का अंतराल अगर 3 स्टार्टर्ड है
जैसे सिंगल स्टार्टर, डबल स्टार्टर, 3D स्टार्टर यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि 3 स्टार्टर व राइट हैंड चूड़ियाँ, लेफ्ट हैंड चूड़ियाँ, तो वहाँ पे आप जाके इस वीडियो को क्लियर कर सकते हैं। तो 3 स्टार्टर वाली जो चूड़ियाँ होती है वो 2.5 मिलीमीटर के एवरेज के अनुसार देखा जाता है। 7.5 का एवरेज में अगर देखा जाए तो 2.5 मिलीमीटर इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पृष्ठ की परिष्कृति से पता चलता है, जो पृष्ठ होती है उसकी परिष्कृति से पता चलता है, क्या पता चलता है, पृष्ठ की रुक्षता पता चल जाता है। जो परिष्कृति करते हैं, कोई सरफेस प्लेट ले लेते हैं और इस पे स्क्रैपर एक स्क्राइबर होता है और एक स्क्रैपर्स होता है। स्क्रैपर जो होता है किसी भी धातु के ऊपरी सतह को खोदने के लिए किया जाता है। उसका एरिया जो रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा, आगे से अवतल रहेगा और कुछ इस प्रकार से स्क्रैपर रहेगा। लेकिन स्क्राइबर की बात करेंगे तो नोकीलदार होती है, जिसका झुकाव एंगल क्या होता है 30 से लेके 35 डिग्री होता है और इसका आपका क्या होगा 81 डिग्री इसका कटिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पृष्ठ का परिष्कृति से पता चलता है, तो क्या पता चलेगा आपका पृष्ठ की रुक्षता पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक समकोण त्रिभुज का आधार इतना सेंटीमीटर है, तो इसका कोण आपका 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये वाला सवाल मैंने वीडियो में आप लोगों को कराया था। तो यहाँ पर आंसर आपका एक्यूरेट 336 सेंटीमीटर क्यूब आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ 11वें नंबर के क्वेश्चन की। 2 TPI चूड़ी थ्रेड प्रति इंच, TPI का होता है टेपर थ्रेड पर इंच, TPI का फुल फॉर्म होता है टेपर या थ्रेड पर इंच। ये दो चीज़ याद रखना। यहाँ पे 2 की बात कर रहा है। पिच के अग्रण पेच लीड स्क्रू से युक्त एक लेथ पर 5 मिलीमीटर पिच वाले द्विक एकमे चूड़ी को काटने की आवश्यक गियर का अनुपात, जो आपको वेलोसिटी रेशियो पढ़ाए थे, गियर का अनुपात पढ़ाए थे, तो वहाँ से ये कह रहा है तो 100/127 होता है। जैसे ए गियर का साइज, बी गियर का साइज, सी गियर का साइज, उसके बाद से कैलकुलेट करके जो निकाला जाता है तो वहाँ से इसको निकाला जाएगा। 2 TPI की बात करेगा तो 100, मतलब बी गियरों की संख्या 100 रहेगी, तो आपका सी गियरों की संख्या और ए गियरों की संख्या उसमें मैच करना पड़ेगा। तो 2 TPI चूड़ी थ्रेड प्रति इंच का यहाँ पे पूछ रहा है, तो 5 mm पिच वाली द्विक एकमे चूड़ी काटने की आवश्यकता के अनुसार अगर गियर वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है तो 100/127 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर द्रव पर्पज ऑफ जिग फिक्सर इज टू, मतलब जो जिग है फिक्सर है उसका पर्पज क्या होता है। तो इनक्रेजेज आपका कहें तो मशीन एसेसरीज के लिए होता है, जो मशीन एसेसरीज होती है उसको बांधने के लिए होता है। इनक्रेजेज प्रोडक्शन रेट, मतलब जो प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन निकलते हैं कंपनियों में उनके लिए सबसे ज़्यादा होता है। फैकल्टी इंटरचेंजेबिलिटी, विनिमयशीलता के लिए भी होता है कि कोई भी पार्ट जैसे हम बनाते हैं जिग एंड फिक्सर के, तो पूरे मतलब जैसे कि आपकी बात करें वर्ल्ड की भी बात करें, ऑल इंडिया की भी बात करें, तो कहीं भी हमारे मास प्रोडक्शन निकला हुआ या कोई भी किसी गाड़ी का पार्ट किसी भी जगह किसी भी दुकान पर आसानी से इंटरचेंजेबल मतलब लग सके, ये आपका जिग एंड फिक्सर का उपयोग पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि द नेम ऑफ द कपलर यूज फॉर बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड मेजरमेंट, जो कपलर होता है बोथ उसका आउटसाइड और इनसाइड मेजरमेंट की बात कर रहा है, तो ट्रांसफर कपलर का नाम दिया जाएगा उसका ट्रांसफर कपलर। ये ध्यान रखिएगा, आपको वियरिंग जब पढ़ाए थे तो उसमें पूरी वीडियो इसके क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि मानक के अनुसार 25H7 बीमा के छिद्र का निम्न व्यास क्या होता है। मानकों के अनुसार ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कह रहा है कि
25H7 का बीमा छिद्र का निम्न व्यास क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा 25 है आपका बेसिक साइज हो जाएगी, एच आपका होल साइज हो जाएगा, और 7 का बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है निम्न व्यास की, तो 25 आपका जो रहेगा निम्न व्यास हो जाएगा, 7 आपका ग्रेड उसका नाम हो जाएगा, एच आपका होल हो जाएगा, लेकिन यहाँ निम्न व्यास की बात कर रहा है तो 25.000 mm हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे भारी धातु है? कौन सी सबसे भारी धातु है? यहाँ पर कौन सी सबसे भारी धातु की बात कर रहा है? सीसा है, पारा है, स्टेनियम है, स्वर्ण है। तो यहाँ पे देखिए आयोग द्वारा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर गलत किए गए हैं। भारी धातु की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी पारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आयोग ने क्या किया है कि क्वेश्चन को स्वर्ण की बात कर रहा है, सबसे भारी धातु है तो यहाँ पर पारा हो जाएगा। धातु में आता है सीसा, सीसा भी धातु है, मतलब भारी है, लेकिन कहने का मतलब उतना भारी नहीं है। पारा सबसे ज़्यादा भारी है, टाइटेनियम नहीं होगा, स्वर्ण भी नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुच्चय वाला है 0 1 2 3 का समुच्चय ये दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 जब बी आएगा तो पूर्ण संख्या पर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डाई का प्रयोग करते हुए चूड़ी थ्रेडिंग के लिए अपेक्षित छड़ का व्यास क्या होता है? जब हम डाई का प्रयोग करते हैं तो ये कौन सी चूड़ी काटती है? बाहरी चूड़ी काटती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा देखते हैं कि यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि चूड़ी का व्यास, कह रहा है यहाँ पर चूड़ी का व्यास थोड़ा सा बड़ा आकार का होना चाहिए। चूड़ी के छोटे छोटे व्यास से थोड़ा छोटा आकार का होना चाहिए। बड़ा व्यास चूड़ी के 1/10 के अंतराल पर होना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। क्यों ऐसा होना चाहिए? डाई का प्रयोग करते समय चूड़ी थ्रेडिंग मतलब चेजर डाई की बात कर रहा है के लिए अपेक्षित छड़ का व्यास जो रहेगा, जब हम चेजर डाई का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे छड़ का व्यास का अंतराल लगभग 1/10 अंतराल से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप RF का सटीक मान की बात कर रहा है तो RF का सटीक मान 2/3 या 1/2 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर देते हैं, मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये भी मैक्सिमम नंबर रूट्स ऑफ क्वाड इक्वेशन ऑफ द क्वेल 2 कह रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 ही हो सकता है इसका, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा ताप प्रतिरोधी प्लास्टिक है? ताप प्रतिरोधी प्लास्टिक है तो पोलियामाइड या पोलियोमाइड जो आपका होता है ताप प्रतिरोधी प्लास्टिक हो जाएगा। पॉलीस्टीरीन नहीं हो सकता है, पॉलीविनिल क्लोराइड PVC नहीं हो सकता है, लेकिन पोलियामाइड आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है। इसमें देखना ध्यान से कि कुछ क्वेश्चन आयोग ने क्या किया, गलत किया है, तो इस पर ध्यान से सभी लोगों को देख के रहना है कि इसमें कुछ क्वेश्चन क्या है कि आयोग ने अपने हिसाब से सही किया है, बट क्वेश्चन निम्मी पैटर्न के बुक में दूसरा क्वेश्चन सही किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पोलियामाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सामान्यतः हैंड फाइल की कठोरता होती है तो 60 HRC होती है। HRC का ये फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर रैप्चर कैपेसिटी हो जाएगा। 60 HRC की हो जाती है, मतलब टफनेस हॉटनेस सबसे ज़्यादा उसकी होती है, इसीलिए हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी का आंसर हो जाएगा, मतलब 60 यस, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो इतना आ जाएगा 60 यस -24 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर सामान्य ब्रेजिंग होता है, जो ब्रेजिंग की बात कर रहा है 450 से ऊपर होता है, और 450 से क्या होता है नीचे की बात करेगा तो वहाँ पे सोल्डरिंग की बात करेंगे। आप सोल्डरिंग का वो क्या पूछता है कि निम्न टेम्परेचर तो 96 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना 205 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 96 डिग्री सेल्सियस से लेके 205 तक होता है। अगर सॉफ्ट सोल्डर की बात करेगा तो 450 से नीचे हो जाएगा। अगर ब्रेजन की बात करेगा तो 450 से ऊपर हो जाएगा। अगर वहीं बात करता है कि सॉफ्ट सोल्डर से हार्ड सोल्डर की बात करेगा तो 450 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा।
यहाँ पर भी सिंपल ये क्वेश्चन है, सवाल है लगाने वाली है। एक रेखा का समीकरण जो एक्स अक्ष के ऊपर में है तो ऊपर से 5 की इकाई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। y = 5 आप निकाल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशांक बिंदु ए निम्न पर पड़ती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो y = x लाइन पर पड़ जाती है ए जो पड़ती है। अगला है क्वेश्चन, यदि पिंड के द्रव्यमान एवं वेग का गुणांक उसके निम्न के बराबर होता है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग जाएगा, तो वो संवेग के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। ये फिजिक्स के क्वेश्चन था। अब आता है आपका, अभी ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। ऐसे बिंदु जहाँ वस्तु के पूर्ण भार ऊर्ध्वाधर मतलब कहे तो वर्टिकल और क्षैतिज कहे तो हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं से बाएं और ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे अधोमुखी प्रकट होती है कहलाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ऐसी बिंदु जहां वस्तु का पूर्ण ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे की अगर बात करेंगे तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया बन जाती है। अधोमुखी उसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी मैथ है, इसको हल कर लीजिएगा। घनाभ की ऊंचाई क्या है यदि उसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका आंसर मैंने क्लियर किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 11 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 वर्ष पहले मेरा उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले मेरी उम्र की आयु क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी क्लियर किया गया है, x - 3 हो जाएगा। चलिए आ गया टेक्निकल क्वेश्चन। यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन में यह 30 नंबर का क्वेश्चन है। विद्युतीय कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर का गलनांक, विद्युतीय कार्य की बात कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों को क्या है कि कोई पार्ट नहीं जोड़ना है। जैसे कि वेल्डिंग से हम 2 पूरक धातुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हम सोल्डर से भी क्या करते हैं, हल्के छोटे पार्टों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे विद्युतीय कार्य में प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर का गलनांक फ्यूजिबल बताना है, तो 185 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये अधिकतम नहीं लेंगे क्योंकि विद्युत का तार जो होता है बिल्कुल ही कम टेम्परेचर वाला होता है। जैसे अगर कॉपर की तार बनती है तो उसका टेम्परेचर जो रहेगा आपका 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन बाकी सभी जो तारे होते हैं जो पतली पतली, उसकी फ्यूजिबिलिटी जो होती है सबसे कम होती है, क्योंकि जो कॉपर की तार होती है रेलवे लाइंस वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं और उनके व्यास जो होते हैं अधिकतम पाए जाते हैं, जिनके कारण से उनकी कैपेसिटी इनकी अपेक्षा अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पर 33 मीटर प्रति मिनट की बात कर रहा है, 33 मीटर प्रति मिनट की बात कर रहा है, तो कौन सा फार्मूला मीटर प्रति मिनट की बात कर रहा है। अगर यहीं पे फुट की बात करता तो पाइडियन CS = क्या हो जाएगा आपका, CS = पाइडियन अपन 1000। ये किसका है 1000, ये आपका मिलीमीटर है, मतलब मीटर प्रति मिनट में है। मीटर प्रति मिनट यहाँ पे दिया है, 33 मीटर प्रति मिनट दिया है। ठीक है, तो कटिंग स्पीड और पाई का मान आप लोग जानते ही हो। ठीक है, और डी का व्यास मतलब यहाँ पे रखना है 14 मिलीमीटर। छेदन उसका व्यास रख लेंगे। RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, RPM का फुल फॉर्म हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर मिनट, चक्कर पर मिनट। यहाँ पर n चक्रों की संख्या है ये रख लेंगे और उसके बाद 1000 रखेंगे। सभी मान रखे काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा C, ये हो जाएगा 750 हो जाएगा। अगर यहीं पे हमारा फुट की बात कर देता तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करते, CS = पाइडियन/12 हो जाता है यहाँ पर। तो 12 से आप लोग क्या फुट में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, तो ये आपका कट के आंसर हो जाएगा 750। आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामग्री विस्थापन अनुमति नहीं के लिए सतह खुरदरापन होता है, तो यह सतह खुरदरापन का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कह रहा है सामग्री विस्थापन अनुमति नहीं की बात कर रहा है, तो सभी अनुमति दे रहा है, लेकिन ये वाला सिंबल जो ऑप्शन नंबर डी का दिख रहा है यहाँ पर कुछ इस प्रकार के सिंबल बनेंगे, बीच में सर्किल रहेगा, तो ये अनुमति नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।